नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। ये है हमारा मुरुड। हमारा मुरुड पहले बीच के लिए और पानी के अंदर बने किले के लिए बहुत फेमस था। हाँ, लेकिन कुछ टाइम से इस जगह के लिए भी बहुत फेमस हो गया है। ये वही जगह है जहां उस लाल दुपट्टे वाली औरत का मर्डर हुआ था। बहुत ट्रेजिक स्टोरी है उस औरत की। उसकी कहानी सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं यहां किसी के इंतजार में वो औरत फोटो निकाल रही थी और फिर वो आया जिसका वो औरत इंतजार कर रही थी। वो औरत जिसका इंतजार कर रही थी वही आदमी उसकी जान का प्यासा बन गया। उसने उसका गला दबोचा, उसकी सांसें थम रही थी, उसका गला घुट रहा था। जैसे तैसे करके वो यहाँ सीढ़ियों से नीचे भागी। इन्हीं सीढ़ियों से वो औरत अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी कि वो आदमी ने उसको धर दबोच के यहाँ पर लाया। यहीं पर उसके साथ जबरदस्ती की। वो चिखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। आज भी उसकी चीखें इन्हीं हवाओं में गूंज रही है। सुनाई दी? हाँ? दी सुनाई दी? नो, दिस डजंट मेक एनी सेंस। क्यों फेंक रहे हो? इस तरह की तो कोई आवाजें नहीं सुनाई दे रही। सुनाई देगी साहब, सुनाई देगी। थोड़ा फील करेंगे ना तो सुनाई देगी। ये हमारे मनी साहब कभी झूठ नहीं बोलते, एकदम सच्ची घटना है ये। इधर आओ सर, इधर आओ। ये पेड़ देख रहे हो? बस इसी पेड़ पर उस औरत की लाश लटक रही थी। वो जगह और वो घटना जिसका जिक्र वो गाइड कर रहा था, वो उस क्षेत्र की एक चर्चित खबर थी। लोकल अखबारों में उसकी सुर्खियां भी छपी थी, जिसको कुछ लोकल गाइड टूरिस्ट को बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे। लेकिन मामला संवेदनशील था। हमारे देश में जहां आए दिन रेप और मर्डर की घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे में इन घटनाओं के क्राइम सीन को आवागमन और गाइडिंग का व्यवसाय बना देना सही नहीं था। इसलिए इस पर तुरंत रोक लगा दी गई। लेकिन जो हुआ था उसका असल सच क्या था? जो कुछ भी हुआ था वो महज 2 महीने पहले हुआ था, लेकिन वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी हकीकत वाकई हैरत अंगेज थी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम कहाँ हो मैम? अरे मैम, हमारे बैंक के एमडी स्टिंकर्स भेज रहे हैं, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो मैम? क्या है ये तन्वीर? ना गुड मॉर्निंग ना नमस्ते, बस आती काम की बात शुरू। आई एम सो सॉरी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। पहले गुड मॉर्निंग मैंने बोला ना। एक्चुअली चलो जल्दी से बताओ, नाश्ते में क्या लाए हो? मैम कुछ तो बात है आप पे। इतना रिलैक्स कैसे रह लेते हो आप? अच्छा, आपके पास तो कार है ना मैम, आप साइकिल से क्यों आते हो फिर? अरे भाई, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, मुझे लगता है कि जितना हो सके साइकिल से ट्रैवल करना चाहिए। और हमारे बैंक का क्या मैम, जो ऑलरेडी बैड डेब्ट से पोल्यूटेड है? आपको पता है हमारे लोन कस्टमर लोन नहीं चुका पा रहे हैं। एनपीआर इतना बढ़ गया है कि बैंक ऑलरेडी डूबने के कगार पे आ गया है। और हमारे एमडी फोन करके पूछ रहे हैं कि डूबे हुए लोन की रिकवरी के लिए कर क्या रहे हो? आज मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा सोल्यूशन देने वाली हूँ जिससे सिर्फ हमारी ब्रांच ही नहीं बल्कि पूरा बैंक हर मुसीबत से मुक्त हो जाएगा। ऐसा क्या सोल्यूशन है मैम जो बैंक डूबने से बच जाएगा? अचार। अच्छा, कल ना पराठों के साथ अचार लाना मत भूलना, ओके? मैं हाथ धोकर आती हूँ। सर, ये मेरी साली है, राजेश्वरी सुड़े। ये यूनिटी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजर है। कल सुबह से ही राजेश्वरी का कुछ पता नहीं चल रहा सर। राजेश्वरी आपके साथ रहती है? नहीं सर, वो हमारे घर से थोड़ा दूर अकेले रहती है। कल सुबह वो हमारे घर आई थी,
मगर उसके बाद से वो गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग। अरे वाह रजी, आजकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रही है। पर फिट रहने से क्या होगा, उम्र थोड़ी कम हो जाएगी। 34 की हो गई है, पता नहीं शादी कब करेगी। ताई फिर से वही बात, ये सब छोड़ 500 रुपए दे। क्यों, क्या हुआ? अरे वॉक पे निकली ना तो पर्स कैरी नहीं किया, अब सोचो जाते हुए फ्रूट्स खरीद लो। वो रोजाना ऑफिस के बाद हमारे घर आती है और डिनर करके ही जाती है, लेकिन कल शाम को वो घर नहीं आई और जब उसका फोन ट्राई किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ सर, हमने कल बैंक में भी फोन करके पता किया था तो पता चला कि वो बैंक में भी नहीं आई थी और कल से ही उसके घर पे ताला भी लगा हुआ है। देखिए, ये भी तो हो सकता है कि राजेश्वरी आप पे किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गई हो। आपने कुछ पता किया? सर वो हमारे अलावा हमारी छोटी बहन के घर जाती है, मैंने उसको भी कॉल किया था पर वो वहाँ भी नहीं गई थी। हाँ योगी ताई। माऊ, राजी तेरे यहाँ आई है क्या? नहीं तो क्या हुआ ताई, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? देखिए, राजेश्वरी एक वर्किंग वूमेन है, ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई हो। पर सर उसका फोन बंद आ रहा है। ठीक है, अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, अगर कुछ नहीं पता चलता तो हम एक्शन लेते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने एक एसआईटी गठित की। सर, कुछ लोकल मछुआरों ने सबसे पहले लाश को लटके हुए देखा था। काफी ब्रूटल मर्डर है। लड़की को नीचे उतारने का इंतजाम करो। आइए सर, ये देखिए सर। इस लड़की का रेप वहां ऊपर खंडर में किया गया होगा जहां पर हमें खून के धब्बे मिले। और ये देखो, इस लड़की को यहां से ये घसीटते हुए यहां तक लाया गया और फिर इसको ऊपर टांग दिया गया पेड़ से। रेप बहुत ही ब्रूटल है, ये किसी एक आदमी का काम नहीं लगता, एक से ज्यादा लोग रहे होंगे। और जो लड़की की हालत है उससे तो यही लग रहा है कि कातिल बहुत ही बेखौफ होंगे। राइट सर। सर ऊपर जो एक कैमरा मिला है इसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। खंडर की फोटोग्राफ्स हैं, आसपास के इलाके की फोटोग्राफ्स हैं। हो सकता है ये लड़की कोई टूरिस्ट हो। यहाँ पर जितने भी गाइड्स हैं सबसे बात करो और आसपास की शॉप, होटल्स, इनमें भी पता करो। हो सकता है इस लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए। सर इस लड़की की पॉकेट्स में कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये लोटस पार्किंग की रसीद मिली है राजापुरी की। सर कार का नंबर लिखा है लेकिन पूरा नहीं लिखा है। कार का नंबर है 3715, 9 फरवरी की, 2 दिन पहले की, लोटस पार्किंग। चलो लोटस पार्किंग चलते हैं। सर नमस्ते साहब। ये देखो साहब, जल्दी जल्दी मैं बस गाड़ी के आखिरी 4 नंबर लिखता हूँ और उनको रसीद दे देता हूँ। उसके बाद उसकी सारी डिटेल इस रजिस्टर में लिखता हूँ। मैं बताता हूँ साहब। XX 3715 साहब, ये 9 फरवरी को यहाँ पे आई थी 2:15 पे। ये तो वही लड़की है जिसकी लाश मिली थी हमें। सर ये गाड़ी कब लेके गई यहाँ से अपनी? साहब 1 मिनट बताता हूँ साहब, लगभग 40 मिनट बाद 2:55 पे। अभिषेक सर, तुरंत पता करो ये गाड़ी किस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। सर राजी ताई ने हम बहनों के लिए इतने सेक्रीफाइसेस की, मैं मान ही नहीं सकती कि वो हमें बिना बताए कहीं जा सकती है। माऊ, जो सामने आ रहा है उसका कुछ तो मतलब होगा ना। तुम्हारे लिए इसका गलत मतलब भी होगा कुणाल, लेकिन इसके पीछे अगर तुम्हारा कोई गलत मकसद हुआ तो। किस मकसद की बात कर रही है आप ताई? तुम तो बात ही मत करो। मैं देखता हूँ। अरे वाह, तू तो बहुत से गाड़ी दौड़ाने लग गई। पर अफसरों की गाड़ियां कब तक दौड़ाएगी? मैं क्रिमिनल्स दौड़ाती हूँ, अफसर की गाड़ी दौड़ाने के लिए पुलिस में भर्ती थोड़ी ना हुई थी। ठीक है मैडम, हम जानते हैं आपको खतरों से खेलने का शौक है, पर मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो। तेरे बारे में तो सोच रही हूँ, इसीलिए तो तुझे ये टेम्पो लेकर दिया है।
अच्छा, अब मुझ पे ध्यान देना बंद कर और कमाई पर ध्यान दे। चल मैं निकलती हूँ। ओके मैडम। सर, राजेश्वरी सुले मिसिंग केस 10 फरवरी को फाइल हुआ था। सुमन सर को फाइल देना। सर। तुम टेम्पो भी चला लेती हो? सर एक्चुअली वो टेम्पो मेरे हस्बैंड का है, लेट हो रही थी तो। महेश, राजेश्वरी मर्डर केस में तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? सर, केस फाइल होने के ठीक बाद ही राजेश्वरी की छोटी बहन को उसका एक मैसेज आया था। सर मैसेज में लिखा था कि राजेश्वरी मुंबई में ही है और कांटेक्ट करेगी कुछ दिनों में। सर, लेकिन राजेश्वरी का फोन लगातार बंद आ रहा था। सिर्फ एक मैसेज करने के लिए वो अपना फोन ऑन करे, ये बात कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए हमने उसे घर में भी छानबीन की। लेकिन उसे घर में भी कुछ सस्पिशियस मिला नहीं, और उसे घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के बाद यही लगा कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई थी। महेश, फिर आगे क्या किया तुमने? सर वो क्या वो मतलब आगे कुछ नहीं किया? ये आगे कुछ ना करने का रिजल्ट क्या हुआ मालूम है? राजेश्वरी की लाश मिली। अब यहाँ बंदी बंद करो और राजेश्वरी की फैमिली को बनाओ शनाख्त के लिए। पुलिस उस एरिया के सेक्स ऑफेंडर्स को भी तलब कर रही थी और स्थानीय होटल्स, दुकानदार और टूरिस्ट गाइड से भी पूछताछ की जा रही थी। नहीं सर, ऐसी कोई भी टूरिस्ट को हमने नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा इसको कहीं। सर, राजेश्वरी ताई के फ़ोन से मुझे मैसेज आया था, लेकिन हमने उस मैसेज पे भरोसा नहीं किया। पर यहाँ की लोकल पुलिस ने भी राजेश्वरी ताई को ढूंढने में बिल्कुल कोशिश नहीं की। देखिए, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। 9 फरवरी की सुबह जब राजेश्वरी घर से निकली, हमने तब की सीसीटीवी फुटेज चेक की और राजापुरी की पार्किंग से जब वो निकली तब की भी फुटेज देखी। राजेश्वरी काफी खुश लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी से मिलने जा रही हो। राजेश्वरी का कोई अफेयर, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो वो हमें ज़रूर बताती। हम तो खुद उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन राजेश्वरी खुद शादी नहीं करना चाहती। राजी, तूने माहू की तो शादी करवा दी, अब तू अपनी शादी के बारे में भी तो सोच। तू कब शादी करेगी? राजी ताई को अपने बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ है? हमें इनके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। सही कहा। प्लीज, मुझे ना तुम दोनों की तरह ये घर गृहस्थी के झंझट में बिल्कुल नहीं फंसना। अच्छा जी, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमने शादी कर ली और घर गृहस्थी के झंझट में फंस गए? और नहीं तो क्या? अरे काय मस्त दिसतंय तिघी, हा? ट्रेनच्या बोगी सारखा। पण एक सेकंड, मालिश नाही, एक दूसरे को गुदगुली करो। क्या? अरे मस्त फोटो आएगा, बघा बघा इकडे। अच्छा, अगर हम मान लें जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि वो मैसेज राजेश्वरी ने नहीं भेजा होगा, तो फिर किसने भेजा होगा? आप लोगों को शक है किसी पर? सर, उसका तो कोई पता नहीं, लेकिन राजेश्वरी के गायब होने के बाद उसका एक कलीग यहाँ आया था। देखिए, राजेश्वरी मैम ने सिर्फ आप लोगों को हैरान नहीं किया, उनके फैसले से पूरा बैंक हैरान है। बैंक हैरान था मतलब? जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। एमडी सर को रेजिग्नेशन भी मेल कर दिया था उन्होंने। राजेश्वरी उस बैंक में 10 साल से थी, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो ऐसे रिजाइन कर देगी। नहीं मैडम, मैं इस बार नहीं कर पाऊंगी। देखो कविता, तुम इस तरीके से पीछे नहीं हट सकती हो, और तुम ही कहती हो ना कि तुम्हें मेरी तरह कामयाब बनना है, तो मेरी तरह सोचना भी पड़ेगा। ये रखो रखो, और हाँ, आइंदा अगर ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। राजेश्वरी मैम के गायब होने से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। 8 फरवरी की शाम को, उस दिन वो ऑफिस में तो थी, खुशी खुशी मुझे सी ऑफ करके गई थी। मैम, कल के ब्रेकफास्ट का मेन्यू ना मैं आपको रात को मैसेज कर दूंगा, आप ना प्रूव कर देना। ठीक है, जो भी है, बस अचार मत भूलना। अचार, राइट, अचार जरूर लेके आऊंगा।
तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला सर। और फिर अगले दिन वो ऑफिस ही नहीं आई। और तब मुझे हमारे एमडी ने फ़ोन करके बोला कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो अगर राजेश्वरी ने रिज़ाइन किया है तो रिज़ाइन करने की वजह क्या होगी? वर्क प्रेशर सर। सर हमारे बैंक की हालत बहुत ख़राब है सर। कुल मिला के 118 करोड़ रुपए का लोन है जो हम रिकवर नहीं कर पा रहे। और हमारा एमडी रोज़ फ़ोन करके हमें स्टिंकर्स पे स्टिंकर्स भेजता है सर। तो इन डूबे हुए लोन्स के लिए राजेश्वरी कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी? सर अकाउंटेबिलिटी तो ब्रांच मैनेजर की ही होती है, लेकिन मुझे उनके मर्डर के बारे में सुन के ऐसा लग रहा है कि उनके साथ भी चीटिंग हुई है। चीटिंग? कैसी चीटिंग? सर राजेश्वरी मैम के रिज़ाइन से पहले उनका अकाउंट बैंक बिल्कुल खाली हो गया था। जिस अकाउंट में 2 महीने पहले तक 45 लाख रुपए था, अब 45 रुपए भी नहीं है। राजेश्वरी के अकाउंट में 45 लाख रुपए थे? जी सर। 40 लाख रुपए का उन्होंने मॉर्गेज लोन लिया था। सर राजेश्वरी के साथ जो भी हुआ ये हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था सर। शॉकिंग तो ये भी था कि रिजाइन देते ही उसका मर्डर हो गया। आई होप इसके तार आपके मैनेजमेंट से ना जुड़े हो। सर ये महज एक इत्तेफाक है सर। इत्तेफाक तो ये भी है कि जो मैनेजर पिछले 10 साल से बैंक में काम कर रही थी वो अचानक से रिजाइन कर देती है। सर शायद वो मेरी बात से हर्ट हो गई थी। सर मैंने उसे हमारे ब्रांच के लोन डिफॉल्टर्स की रिकवरी के लिए सजेशंस मांगे थे, पर उसने जो भी सजेशंस दिए बहुत बकवास थे। हेलो राजेश्वरी, ये क्या ईमेल्स भेज रही हो तुम? हाँ? एक तो तुम लेट रिप्लाई करती हो, ऊपर से ये फालतू सजेशंस लिखकर भेजती हो मुझे। नहीं सर, मेरा सजेशन फालतू का नहीं है। हम सबको ही अपनी यूनिटी बैंक की इमेज बचानी है सर, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने बैंक का नाम बदल कर ना स्वराज बैंक रख देना चाहिए। इससे हमारे शेयर होल्डर्स भी बढ़ेंगे और हमारे अकाउंट होल्डर्स भी। व्हाट रबिश! बैंक का नाम चेंज करने में कितना खर्चा है इसका अंदाजा भी है तुम्हें? तुम्हारे ये बकवास आइडियाज अपने पास रखो, यू अंडरस्टैंड दैट? और सर फिर उसने अचानक से रेजिग्नेशन मेल कर दिया। मेल में उसने क्या लिखा दिखाएंगे? हाँ सर, उसमें लिखा था कि बैंक उसके सजेशंस नहीं मान रही इसलिए वो रिजाइन कर रही है। राजेश्वरी के रेजिग्नेशन मेल का कंटेंट उसके एटीट्यूड का एक अनोखा पहलू रख रहा था, लेकिन ये मेल, ये मैसेजेस राजेश्वरी ने ही भेजे हैं, इसकी जांच हो रही थी। और पिछले 2 महीने में राजेश्वरी अपने अकाउंट से 45 लाख रुपए निकाल चुकी थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस घर को गिरवी रखकर राजेश्वरी ने 40 लाख का लोन लिया था, वो घर राजेश्वरी और उसकी बहन दोनों की पैतृक संपत्ति थी। लेकिन मौजूदा वक्त में वो घर राजेश्वरी के नाम था, जो इस केस में जायदाद में विवाद होने का अंदेशा भी दे रहा था। नहीं सर, हम बहनों के बीच में कभी कोई विवाद नहीं था। तो घर अकेले राजेश्वरी के नाम कैसे हुआ? क्योंकि राजेश्वरी ताई ऐसा चाहती थी कि हम वो घर उनके नाम कर दें। ताई देख, मैं जानती हूँ कि उस घर पे तुम दोनों का बराबर का हिस्सा है, पर अभी ना मैं तुम दोनों को 5-5 लाख रुपए दे रही हूँ। थोड़ा टाइम दो ताई, बाकी के पैसे भी दे दूंगी। बात पैसों की नहीं है राजी, लेकिन तुझे अचानक से घर अपने नाम क्यों चाहिए? वो कोई वजह है ताई, मैं अभी नहीं बता सकती। माझा पर विश्वास ठेवा। सर राजेश्वरी ताई ने बहुत कुछ किया हम बहनों के लिए। योगी ताई की शादी के बाद बाबा गुजर गए थे, उनकी शादी का बहुत कर्जा था, लेकिन राजेश्वरी ताई ने दिन रात एक करके वो सारा कर्जा चुकाया था। बचपन से ही मेरी छोटी बहन महेश्वरी का पैर खराब था, इसलिए खुद मुझली राजेश्वरी ने शादी ना करके पहले महेश्वरी की शादी करवाई। उनकी बहुत एहसान है हम बहनों पर, इसलिए बिना कोई सवाल किए हमने वो घर उनके नाम कर दिया था। और सर बदले में राजेश्वरी हमको 5-5 लाख रुपए दे रही थी, लेकिन हमने उससे वो भी नहीं लिए। उसने घर अपने नाम करवाते 40 लाख रुपए का मॉर्गेज लोन लिया था। ऐसी क्या जरूरत आ गई थी जो अचानक से घर गिरवी रख दिया उसने? सर उसने घर गिरवी रखा था ये हमको नहीं पता है, और ऐसी तो कोई ज़रूरत नहीं थी राजेश्वरी को। सर हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि राजेश्वरी ताई ने घर गिरवी रखकर 40 लाख रुपए का लोन लिया होगा। पर सच है, पता किया हमने, और राजेश्वरी ने अपने बैंक से तुम्हारे पति को 2 करोड़ का लोन दिलवाया था, और पिछले 6 महीने से उस लोन की एक भी EMI नहीं भरी है तुमने। सर वो मेरा बिजनेस घाटे में जा रहा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोन रीपे नहीं करूंगा। सर कुणाल की तो नियत ही नहीं थी लोन चुकाने की। इसी बात पे राजेश्वरी थोड़ा उससे अपसेट रहती थी। सर तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से मेरी इमेज कितनी खराब हो रही है बैंक में? कोशिश कर रहा हूँ ना। कोई कोशिश नहीं कर रहे हो तुम। देखो मैं बोल रही हूँ, अगर तुमने लोन पे नहीं किया ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाऊंगी तुम्हारे खिलाफ। और सर उस दिन के बाद से राजेश्वरी ने कुणाल से बात करना भी बंद कर दिया था। सर आप बेकार शक कर रहे हैं।
इन सारी बातों का राजेश्वरी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। सर क्या हुआ संतोष? सुमन कहाँ है सर? सुमन तो अभी तक नहीं है जॉब पे। सर क्या बात कर रहे हैं, वो कल रात से नाइट ड्यूटी से घर नहीं पहुंची है। कल कोई नाइट ड्यूटी नहीं थी सुमन की, और रात को 10 बजे चली गई थी। ये तो कमाल ही हो गया सर। राजेश्वरी के केस ने हमारे सर की छत ही छीन ली। अभी कुछ दिन के लिए यहाँ खुले में काम करना पड़ेगा। कोई नहीं, खुले में दिमाग और काम करता है। तो चाय नहीं रुकनी चाहिए। छोड़ो, 40 लाख रुपए के लिए अपना मकान गिरवे रखना और गायब होने से पहले अपना बैंक अकाउंट खाली कर देना। और राजेश्वरी आखिरी बार जब अपनी बड़ी बहन से मिली थी तो 2000 रुपए उधार लेकर गई थी। ये सब छोड़, 500 रुपए दे। क्यों, क्या हुआ? अरे वॉक पे निकली ना तो पर्स कैरी नहीं किया। अब सोचू जाते हुए फ्रूट्स खरीद लूं। 500 छुट्टे तो नहीं है, 2000। कोई बात नहीं जीजू, 2000 दे दो। उस वक्त तक उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था। ऐसा लग रहा है जैसे उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा था। धीरे धीरे उसको कंगाल किया और उसके बाद रेप करके उसका मर्डर करके फेंक दिया उसको। और क्राइम ऐसी जगह पर गया कि जैसे लगे कि किन्हीं रैंडम ऑफेंडर्स का काम है। लेकिन सर राजेश्वरी के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी शक करने जैसा मिल नहीं रहा है। राजेश्वरी की जिंदगी तो संदेहों से भरी पड़ी है। उसकी गाड़ी नहीं मिली अभी तक। उसकी गाड़ी ढूंढने पर जोर दो, शायद उससे हमें कोई लीड मिल जाए। और राजेश्वरी की दोनों बहनों और उसके दोनों जीजाओं को खंगालो। राजेश्वरी के घर की भी अच्छे से तलाशी लेनी होगी। सर इंस्पेक्टर महेश की टीम की एसआई सुमन अचानक से कहीं गायब हो गई है सर। व्हाट? ये महेश और उसकी टीम ने राजेश्वरी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। और अब जब से हम इस केस पर आए हैं, उनकी टीम की एसआई सुमन गायब हो गई। माजरा क्या है ये? वॉचमैन दरवाजा खोलो, ब्रेक खत्म हुआ। वॉचमैन बंद करो उसको। गाइस हमारा ये लंच ब्रेक है ना, परमानेंट ब्रेक बन गया है। हमारा बैंक गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। हमारे एटीएम ऑनलाइन ट्रांसफर सब सीज हो चुके हैं। अभी हजार रुपए निकालने के लिए बाहर हजारों की लाइन लगेगी। हमारी वाट लगने वाली है। ये केस कई उतार चढ़ाव देख रहा था और चौंकाने वाला पहलू एएसआई सुमन का गायब होना था। एसआईटी इस केस पर भी नजर बनाए हुए थी और राजेश्वरी से जुड़े लोगों पर भी नजर रखी जा रही थी। वहीं राजेश्वरी की कार के तलाश के साथ साथ उसके घर में भी उसके कातिल तक पहुंचने के सुराग ढूंढे जा रहे थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को घुमा कर रख दिया। हाँ बोलो। हटो, खड़ी। राजेश्वरी की कार में एएसआई सुमन की लाश। लगता है सुमन के साथ भी ब्रूटल रेप किया गया। राजेश्वरी को रेप करके पेड़ से लटका दिया गया। और अब राजेश्वरी की कार में हमें एएसआई सुमन की लाश मिलती है। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि किलर ने ही राजेश्वरी की कार को गायब किया होगा। तो क्या जो राजेश्वरी का कातिल है उसी ने सुमन को भी? लेकिन सर सुमन को गायब करने के पीछे इंस्पेक्टर महेश सुमन के पति पे शक जता रहा था। सर सुमन ने संतोष से दूसरी शादी की थी क्योंकि संतोष सुमन का देवर है। एक मिनट, तुम्हें सुमन के पति संतोष पर शक क्यों है? क्योंकि सर सुमन का पहला पति उसको बहुत मारता था, फिर वो उसको छोड़कर दुबई चला गया और उसके बाद संतोष ने सुमन से शादी कर ली। और अब जब संतोष भी सुमन के साथ मारपीट करने लगा तो सुमन बहुत परेशान थी। सर संतोष की वजह से मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ और उसको मेरा घर लेट आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब ही छोड़ दूँ। सर मैंने उसके पति से बात करके उसको काफ़ी समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब जब सुमन की लाश मिली है तो मुझे पूरा यकीन है कि संतोष ने सुमन का कत्ल किया। मैं किसी राजेश्वरी को नहीं जानता था, मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ राजेश्वरी नहीं बल्कि तूने सुमन को भी रेप करके मार डाला। नहीं सर, मैं तो सुमन को प्यार करता था साहब। प्यार नहीं करता था, मारपीट करता था उसके साथ। तो तेरा बड़ा भाई भी यही करता था ना? मैं अपने बड़े भाई जैसा नहीं था साहब, मैंने तो सुमन को जल्लाद से बचाया था। उन्होंने सुमन की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी, बिल्कुल नरक की तरह। ऊपर से उसको छोड़ के दुबई चला गया, उधर उसने दूसरी शादी बना ली। सुमन के तो माँ बाप भी नहीं थे साहब, मुझे सुमन से हमदर्दी थी इसलिए मैंने उससे शादी कर ली।
शादी के बाद मैंने उसका पढ़ाई भी पूरा कराया, फिर वो पुलिस में भर्ती हो गई। सुमन खुद बोलती थी कि मैंने उसकी जिंदगी बनाई है, अब भला मैं उसकी जिंदगी काय को छीनूंगा साहब? उल्टा वो सब इंस्पेक्टर महेश ने मेरी सुमन को मुझसे छीना है। ये सब इंस्पेक्टर महेश ने? हाँ साहब, वो आए दिन सुमन को अपने घर ले जाता था रात को। वो बेचारी मुझे बता भी नहीं पाती थी साहब, पर मैंने बाद में पता कर लिया। कहाँ थी तू? कहाँ थी मतलब? जॉब से आ रही हूँ। अच्छा, झूठ बोल रही है मुझसे? हाँ, मैंने तुझे उस सब इंस्पेक्टर के साथ जाते हुए देख लिया था। तेरा चक्कर चल रहा ना उसके साथ। तुम गलत समझ रहे हो संतोष। अच्छा, तो क्या काम था इतनी रात को वहां पर? हाँ, क्या बताऊं संतोष, वो कमीना मेरे साथ जबरदस्ती कहता है कि उसकी बात नहीं मानूंगी तो सस्पेंड कर देगा मुझे। मेरा काम छूट गया था साहब। सुमन ने मेरे को टेम्पो लेके दिया, कर्जा लेके, पर मेरे को नहीं मालूम था साहब कि वो घर चलाने के लिए उसकी जुर्म सह रही थी। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि सुमन और मैं एक कलीग से कुछ ज़्यादा ही थे। दरअसल बात यह है कि सुमन अपने पति से काफ़ी तंग आ गई थी और यही कारण है कि हम दोनों करीब आ गए थे। संतोष को हम पर शक होने लग गया है। तुम संतोष से इतना घबराते क्यों? डिवोर्स दे दो ना उसको। सर, सुमन मेरे साथ रिलेशन भी बना रही थी और अपने पति को भी नहीं छोड़ रही थी। इसलिए तुमने उसको? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जरा आप खुद सोचिए ना, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं सुमन की बॉडी को राजेश्वरी की गाड़ी में डंप क्यों करता? मुझे फंसाया जा रहा है सर, मैं बेकसूर हूं और यही सच है। वाह, क्या बात है। मेरी और राजेश्वरी की अनबन को बढ़ा चढ़ाकर आप लोगों ने मुझे अंदर करवाने की पूरी कोशिश कर डाली थी। तू अपनी बीवी का मुंह बंद करवा सकता है, लेकिन हम क्यों चुप रहते? जो सच था बोल दिया। आप लोगों ने अखबार नहीं पढ़ा? राजेश्वरी की गाड़ी में एक पुलिस वाली की हत्या हुई है। अच्छा, मतलब उसके साथ भी तेरा चक्कर था? क्या बकवास कर रहे हो दादा? मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम क्या खेल खेल रहे हो। मुझे अंदर करवा के मेरी बीवी को बहका दोगे और वो पुश्तैनी घर खुद हत्या लोगे। अभी निकल यहाँ से, बहुत हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से। राजेश्वरी और सुमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी समानताएं हैं। राजेश्वरी की लाश लाल दुपट्टे से लटकी हुई मिली थी और सुमन के गले के स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स में लाल धागे के ट्रेसेस मिले हैं। लेकिन सर, सुमन मर्डर की क्राइम लोकेशन पे हमें कोई लाल कपड़ा नहीं मिला है। आखिर किलर के दिमाग में चल क्या रहा था जो उसने इस तरह से? सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए मैंने सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में इस कविता का नंबर मिला है। सुनीता के मर्डर वाले दिन से ही कविता का फोन स्विच ऑफ है और ये नंबर राजापुरी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। राजापुरी? मर्डर वाले दिन राजेश्वरी को राजापुरी की पार्किंग में देखा गया था उसकी कार के साथ। मुझे इस कविता की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, राजेश्वरी के छोटे जीजा कुणाल का इस यूसुफ के साथ कनेक्शन मिला है। यूसुफ शेख? ये तो बैटिंग माफिया है ना? जी सर। पर ये तो काफी दिनों से अंडरग्राउंड था। एक और बात सर, पता चला है कि कुणाल राजेश्वरी को पहले से जानता था, कॉलेज में दोनों साथ ही पढ़ते थे। कविता यही रहती है? जी साहब, कविता मेरी छोटी बहन है। कहाँ है वो? साहब मुझे नहीं पता, मैं खुद परेशान हूं उसके लिए। उसका फोन भी बंद आ रहा है साहब। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ऐसा ही लेडी सुमन का मर्डर हो गया और कविता सुमन को कॉल करती थी। अगर हमसे कुछ भी छुपाया ना तो साहब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, बल्कि मैं ये भी बता देता हूं जो कविता ने मुझे किसी को कहने मना किया था। क्या कहने से मना किया था? साहब वो कविता सुमन मैडम की खबरी है। क्या? कविता सुमन की खबरी? जी साहब, एक बार कविता ने किसी चोर को एक औरत की चेन खींच के भागते हुए देखा था। कविता ने उसे पकड़ लिया। उसी दौरान सुमन मैडम की और कविता की मुलाकात हुई। बहुत बहादुरी का काम किया तुमने कविता। क्या करती हो? मैडम जी मैं काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई कम होने के कारण मुझे कहीं पर काम ही नहीं मिलता है। मेरे लिए काम करोगी? और तभी से कविता को सुमन मैडम ने अपनी खबरी बना लिया। ना सिर्फ खबरी, कविता की ओपन कॉलेज में एडमिशन भी करवाई सुमन मैडम ने। सर, राजेश्वरी कॉलेज में मेरी सीनियर थी और मैं छोटे मोटे जॉब्स करने के बाद अपना बिजनेस करना चाहता था। बिजनेस लोन के लिए मैंने उसकी हेल्प लेनी चाहिए। कुणाल, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है।
कोई भी बैंक तुम्हें बिजनेस लोन नहीं दे सकता। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। ठीक है चलो, आई विल ट्राई समथिंग। पर अगर इसके बदले में मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगे? अरे आप बोल के तो देखिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार। कुणाल, मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ। आई नो तुम एक बहुत ही सरल और अच्छे लड़के हो। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो। हाँ, पर दैट्स ग्रेट। मैं भी अपनी बहन महेश्वरी के लिए तुम्हारे जैसा लड़का ढूंढ रही हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और ये लोन तुम मुझ पर छोड़ दो, आई विल हैंडल इट। लेकिन उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी अपाहिज बहन से मेरी शादी करवाई। ऊपर से पैसे ना लौटाने की वजह से वो मुझे उल्टा सीधा सुनाती थी। इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए तूने यूसुफ शेख की मदद ली। अब ये तो बिल्कुल मत कहना कि तू यूसुफ को जानता नहीं है। सर, मैं बैटिंग पे पैसे लगाता था, इसलिए मेरी यूसुफ शेख के साथ बोलचाल थी। मैं क्या सर, राजेश्वरी भी यूसुफ शेख को जानती थी। राजेश्वरी यूसुफ को जानती थी? जी सर। सर, राजेश्वरी भी बैटिंग पे पैसे लगाती थी। तेरे कहने का मतलब ये है कि राजेश्वरी को यूसुफ ने? राजेश्वरी ने अपना घर गिरवी रख के 40 लाख का लोन उठाया था। पक्का उसको यूसुफ को कोई मोटी रकम देनी थी, जिसका यूसुफ ने राजेश्वरी से बदला लिया। पुलिस तुरंत यूसुफ की तलाश में जुट गई, लेकिन एएसआई सुमन की खबरी कविता के गायब होने की पहेली इस केस को उलझा रही थी। पुलिस को कविता की कोई लीड नहीं मिल रही थी, लेकिन उनके खबरी नेटवर्क ने यूसुफ को ढूंढ निकाला। साहब, अपना तो बैटिंग का धंधा है साहब, और उसमें वो डराना धमकाना तो चलता ही रहता है साहब। मगर साहब यकीन मानिए, मैंने मर्डर किसी का नहीं करवाया। तो राजेश्वरी को धमकाकर कितना पैसा लूटा तूने उससे? क्या बात कर रहे हो साहब, वो तो जीत रही थी साहब, और उसने मुझे नहीं बल्कि मैंने उसको पैसा देना था। तो तूने राजेश्वरी के पैसे ना देकर उल्टा उसी का हिसाब चुकता कर दिया? सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ, मैं मानता हूँ साहब कि उसका लक मेरा पूरा बैलेंस बिगाड़ रहा था साहब। उसके सितारे बहुत सॉलिड काम कर रहे थे, और सर आप जानते हैं पिछले कुछ टाइम से वो बड़े ही अटपटे से नंबर पे पैसा लगा रही थी साहब। नहीं कहा ना, 1,23,373 ही लगाना है। मेरा लक चलेगा इस रकम के नंबर से। साहब, वो मुझसे 10-10 गुना ज्यादा पैसा बना रही थी, और साहब सच बोल रहा हूँ, मुझे भनक भी नहीं है कि वो उसके पैसे पर कौन नजर गड़ा के बैठा था। सर, अगर यूसुफ की बात सही है तो इस लकी नंबर का कनेक्शन न्यूमरोलॉजी से हो सकता है। इस बात को एक बार और कंफर्म करते हैं सर। राजेश्वरी 2 महीने पहले तक अपने नाम की स्पेलिंग में W की जगह V इस्तेमाल कर रही थी। उसने अपने बैंक अकाउंट में भी ये करेक्शन की थी। तो यूनिटी बैंक का नाम बदलकर स्वराज बैंक रखने का सजेशन उसका न्यूमरोलॉजी से जुड़ा था? विजय, राजेश्वरी के घर में मैंने एक न्यूमरोलॉजी की किताब देखी थी, वो किताब मंगवाओ, शायद उससे हमें कुछ मिल जाए। सर, अगं काय केलं सोय? मी इथं लोकांचं नशीब लिहितोय और तूने उसमें पानी फेर दिया। ज्योतिका बासु ऑथर, इस ऑथर का ईमेल आईडी यहाँ पर सर्कल किया हुआ है। शायद राजेश्वरी से कंसल्ट करती होगी। ज्योतिका बासु के बारे में सब कुछ पता करो। सर, एक तरफ पुलिस ज्योतिका बासु नाम की एक न्यूमरोलॉजिस्ट का पता कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ उनके इलाके में एक मेल न्यूमरोलॉजिस्ट मुरली प्रसाद की लाश मिली। मुरुड में हुई ये तीसरी हत्या थी। पुलिस ने मुरली की बीवी कुसुम से भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें मुरली का सुमन और राजेश्वरी से कोई कनेक्शन नहीं मिला। वहीं कविता की तलाश में पुलिस मनोहर पर नजर रख रही थी, और तभी इस केस में एक नया घुमाव आया। सर, इस किताब के author ज्योतिका बासु का तो 3 साल पहले देहांत हो गया था, और ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है जिससे लगे कि न्यूमरोलॉजी का इस मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है। सर, आपके नाम ही लेटर आया है, लेकिन भेजने वाले ने इस पे अपना नाम नहीं लिखा है। चौंकिए मत, मैं ज्योतिका बसु, राजेश्वरी, सुमन और मुरली की पुंगी मैंने ही बजाई, और 3 मार्च को आपके मुरुड में एक और शहनाई बजाने वाली हूँ। रोक सको तो रोक लो। लेकिन सर, ये ज्योतिका बासु कैसे हो सकती है? कहीं ये कविता तो नहीं जो हमें चैलेंज दे रही है? अगर ये कविता है तो इसके साथ कोई मर्द भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि 2 औरतों का रेप हुआ है। हम इसके चैलेंज को लाइटली नहीं ले सकते। अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मूव। हेलो,
देखना कोई डेड बॉडी के पास ना आए। आइए सर। सर ये देखिए, एक और डेड बॉडी मिली है। ये चौथी हत्या किसी साइको सीरियल किलर का इंडिकेशन दे रही थी। पुलिस मान रही थी कि उस पेन ड्राइव से भेजी गई चेतावनी कविता की रिकॉर्डेड वॉइस होगी, लेकिन वो कविता की आवाज नहीं थी। कविता के गायब होने के रहस्य और भी गहरे होते जा रहे थे और वो धमकी भरी ऑडियो क्लिप भेजने वाले के बारे में भी कोई लीड नहीं मिल रही थी। मीडिया पुलिस की निंदा कर रही थी और हत्याओं की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर छाप रही थी, जिसका नतीजा ये था कि मुरूर में आने वाले सैलानी भी क्राइम सीन देखने जाने लगे, जिसने पुलिस की मुसीबतें और बढ़ा दी। उसी लाल दुपट्टे से उस औरत की लाश यहाँ पर झूल रही थी। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चला। चल रहा है? हाँ, लेकिन जब क्या चल रही थे? आओ कहीं नहीं साहब, टूरिस्ट लोग का जरा ये लोकेशन जगह दिखने का था ना। तू कुछ भी बोल के इनको घुमाएगा? हाँ, ज्यादा शाड़ा बन रहा है। देख तेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा मैं। आओ आएगा ना साहब, मिगा मिनटो। चल उसको ले, उसको ले। आप लोग भी चलिए। अब इस मर्डर की कहानी ना पुलिस स्टेशन में बताना, समझा? चल काय साहब, हम लोग किधर कुछ बोलते हो तो अखबार में छप के आता है। ये टूरिस्ट लोग इधर आने का जिद करता है, इसके लिए करना, पेट के लिए करना पड़ता है साहब। साहब जाने दीजिए ना साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी साहब, जाने दीजिए। हो साहब, सोडून द्या ना। बघा आता सोडतोय, नेक्स्ट टाइम नाही चालणार। हो चल। हाँ बोलो। सर सर एक मछुआरे ने इस लड़की की लाश देखी थी। हमने लाश के आसपास सर्च किया तो एक कविता की आईडी मिली। लाश का चेहरा पहचाना काफी मुश्किल है सर। कहीं ये कविता की कोई नई चाल तो नहीं? अगर कविता जिंदा है तो अभी तक मिली क्यों नहीं है? और अगर ये कविता नहीं है तो फिर किस लड़की की लाश है? सर हम उसके भाई मनोहर पे लगातार नजर बनाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो काफी चौकन्ना है। मुझे 5 मर्डर हो गए हैं, अब नजर मत बनाओ, हाथ उठाओ। राइट सर। चल अब बोल। मैं सच बोल रहा हूँ, कविता कहाँ है मुझे नहीं मालूम साहब। मालूम नहीं है या तू भी उसके साथ मिलके कांड कर रहा है? बोल। अरे आई शपथ सांगतो साहब, कविता कहाँ है नहीं मालूम मुझे। राजेश्वरी की लाश हमें लाल दुपट्टे से लटकी हुई मिली थी। इस केस का इस लाल रंग से जरूर कोई गहरा रिश्ता है। अभी तक हम ये भी पता नहीं लगा पाए हैं कि पेन ड्राइव में किसकी आवाज थी। वो जरूर विक्टिम्स की किसी जान पहचान वाली औरत की होगी। एक काम करो, विक्टिम्स की जान पहचान में जितनी भी औरतें हैं सबका वॉइस सैंपल लो और पेन ड्राइव में जो आवाज है उसके साथ मैच करो। ज्योतिका बसु, राजेश्वरी, सुमन और मुरली की पुंगी मैंने ही बजाई। सब कुछ जांचने परखने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं किस पेन ड्राइव में तुम्हारी आवाज है। अब ये बोलो क्यों किया ये सब, और कौन कौन लोग मिले हुए हैं तुम्हारे साथ? कुसुम जैसी अबला को नहीं मारता मैं साहब, उसकी तो मजबूरी ही मेरा मजा थी। ये राजेश्वरी कैसे मिली तुझे? साहब उसके बैंक में मिली थी। हेलो, हाय, मैं आपका कस्टमर बैंक का, याद है आपको? आपके अकाउंट खुलवाया था। हाँ? अरे आप ठीक है ना? थैंक यू। हंसी तो फंसी, और साहब ऐसी फंसी ना कि मेरी हर बात मानने लगी। और उसे ना साहब मेरी न्यूमरोलॉजी बहुत पसंद थी, बड़ी इम्प्रेस थी वो। और ये ज्ञान मैंने सीखा था कुसुम के पति से, और इसी विद्या से मैंने राजेश्वरी की किस्मत एकदम सेट कर दी। केमू, तुम्हारी प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट निकली। मैं सट्टे में 7 लाख रुपए जीती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी बात मानो, अगर लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना है ना तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे।
ये जो तुम्हारे घर का हाउस नंबर है ना, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे लिए लकी नहीं है। मेरी बात मानो, ये घर बेच दो। मेरी हर बात मानने लगी थी वो, लेकिन साहब इस मंदी में उसका घर बिक नहीं रहा था, तो मेरे कहने पर उसने अपना पुश्तैनी घर अपने नाम पे करवा लिया और उसमें 40 लाख का मॉर्गेज लोन लिया साहब। वो ये चाहती थी कि वो उस पैसे से फ्लैट खरीदे, लेकिन मैं तो फ्लैट खरीदवाना नहीं चाहता था, मैं तो उस पैसे को उड़ाना चाहता था ना साहब। इसीलिए मैंने उसके दिमाग में भरा कि वो जिस बैंक में काम करती है ना, अगर उस बैंक का नाम बदलवा के काम करेगी ना तो बहुत फायदा होगा। और तेरे कहते ही राजेश्वरी ने रिजाइन कर दिया, और फिर तूने राजेश्वरी को सारे पैसों के साथ मुरुड़ के उस खंडर में बुला लिया। फिर मैंने राजेश्वरी के मोबाइल से उसकी छोटी बहन महेश्वरी को मैसेज किया। आप लोग तो जी जान से केस में लगे हुए थे, पर मैं भी चौकन्ना था, और वो खबरी दुगनी चौकन्नी। मैंने देखा वो लड़की राजेश्वरी की कार का फोटो सबको दिखा रही है, मुझे भी दिखाया। मैं अलर्ट हो गया, मैंने उसका पीछा किया और मौका मिलते ही खोपचे में ले लिया। कविता का कॉल पाते ही सुमन राजेश्वरी की कार के पास आ गई, और जब उसे कविता नहीं मिली तो उसने कविता को फ़ोन किया, और तब मैं वहाँ पहुँच गया। हेलो मैडम, आपकी कविता तो अब रही नहीं। कौन हो तुम? और आप भी अब कहीं की नहीं रहोगे। क्यों मारा इतनी औरतों को? साहब मुझे कामकाजी औरतें बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मेरी औरत वो भी जॉब करती थी साहब, और मुझे घमंड दिखाती थी। मैं ठहरा निकम्मा साहब। सबसे पहले मैंने उसका ही घमंड किया, उसको मार के गायब कर दिया, और फिर उसके बाद अंजलि, पुष्पा, मंजू, जाने कितनी आई साहब, सबको मार दिया मैंने। तूने अपने गुरु मुरली को क्यों मारा? आप लोग किलर की तलाश में किसी अंक ज्योतिष को ढूंढ रहे थे ना, तो आपकी तलाश को लाइलाज करने के लिए मैंने अपने ही गुरु को मार दिया। और फिर आप सबको गुमराह करने के लिए मैंने कुसुम को अपने इशारे पर नचाया। चौंकिए मत, मैं ज्योतिका बसु। राजेश्वरी, सुमन और मुरली की पुंगी मैंने ही बजाई। फिर वो पेन ड्राइव आप लोगों को पोस्ट कर दी, और आप लोग लगे पेन ड्राइव की गुत्थी सुलझाने, और इधर मैं कामकाजी औरतों को एक एक करके मारता गया। तू जो एक कामकाजी कर रहा है ना, अगर सारी कामकाजी औरतें अपना काम छोड़ दे तो यार तेरे जैसे जानवर आदमी को समझाने का क्या फायदा। अभिषेक अब जरा इसे अपना कामकाज दिखाओ। औरतों को लेकर खेमू की मानसिकता आज भी हमारे पुरुष प्रधान समाज की वास्तविकता है। खेमू एक ऐसा सिरफिरा था जो अपनी बीवी समेत 15 औरतों का शोषण करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था। खेमू की गिरफ्तारी से हत्या और रेप के कई अनसुलझे केस सुलझ गए जो काफी अरसे से बैकलॉग में थे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। ये जरूरी है कि हम उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का सही तरह से पालन करें, अफवाहों पर विश्वास न करें, डर का माहौल न बनने दें। हमें पूरा विश्वास है कि हम सब एक साथ मिलकर इस आपदा को जड़ से मिटाने में सफल होंगे। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। Sir, we are going live in 50 seconds. Yeah, coming. Okay, let's go. Morning. There's an article on my desk. Ready, sir? Oh, come here. Oh. Just what I needed. Jadoo ki chappi, you know. Let's go. Good morning, everyone. Mithilesh Kumar is here. Let's get this ball rolling. Focus set है ना? Okay, sir. We are going live in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, go. गुड मॉर्निंग, मैं हूं मिथिलेश कुमार और स्वागत है आपका सतर्क न्यूज चैनल में।
आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराज्य से, जहां दो मुख्य पार्टियों के नेता अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे थे और तीसरी पार्टी के नेता ने रातों रात पूरा का पूरा खेल ही बदल लिया और ले ली मुख्यमंत्री की शपथ। इस पूरे के पूरे उलटफेर का आंखों देखा हाल जानने के लिए हम चलते हैं हमारी संवाददाता अनुष्का के पास, जो हमें बताएंगी कि महाराज्य में क्या महा खिचड़ी पक रही है। अनुष्का, क्या बोलते हो सर आप? आई जस्ट लव यू। चलो फोन करना मुझे, कल बात करते हैं। बाय। ओफो, कितनी बार कहा है खाते वक्त कोई मोबाइल नहीं। मम्मी, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? खाना खा रहा है? ये काम काज के आड़ में अपने घर को आग मत लगाओ, और हाँ, अपने उम्र का ख्याल करो और एक बेटा पैदा करने की सोचो। मिथिलेश, मेरा शो कब शुरू कराओगे? कब से इंतजार ही चल रहा है। अरे कुछ दिन रुक जाओ ना, हो जाएगा। तुम सिर्फ मजे लेने के लिए आते हो ना यहाँ पर? क्या? तो क्या मैं अकेले मजे ले रहा हूँ यहाँ पे? और एक बात याद रखो, अगर कोई मजेदार चीज खा रहे होते ना तो उसका मजा जबान पर रहने देते हैं, ऐसे मजा किरकिरा नहीं करते। अरे नहीं मिथिलेश, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि तुम ट्राई भी नहीं कर रहे हो, और मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है ना। अरे छोड़ो यार, you anyway spoilt my mood. मिथिलेश, It's half done. मेरी बात तो सुनो मिथिलेश। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। दोपहर में भी मैंने मॉल से कॉल किया था, मुझे ड्राइवर की जरूरत थी, लेकिन ना ही तुमने फोन पिक किया, ना ही कॉल बैक किया और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई किया। कम ऑन यार दीपिका, तुम जानती हो मैं कहाँ था, और इंसान जब फोन नहीं उठाता ना तो वो बिजी होता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मेरा पति तो आजकल बहुत बिजी रहने लगा है, लड़कियों के पीछे लीचड़ बन के। माइंड योर टंग। और वैसे भी ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का टूटा हुआ कॉन्फिडेंस बोल रहा है। अरे तुम्हें तो अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए कि मिथिलेश कुमार तुम्हारा पति है। डैम इट। पति का मतलब समझते हो मिथिलेश? सिर्फ नाम के पति हो तुम, और यही नाम तुम्हारी पहचान है। You remember that. सर ये कल की न्यूज़ की अपडेट आ गई, आप एक बार देख लीजिए। काम हो गया यार, घर जाओ। No one disturbs me tonight, okay? No disturbing. Read this. Come.
सर 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 आपके घर से कॉल आ रहा है, आपका फोन बंद है शायद। सर मैं रोज़ सुबह आती हूँ, आज भी आई थी, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर आई तो माँ जी का दरवाज़ा बाहर से बंद था और माँ जी अंदर से ज़ोर ज़ोर से खटखटा रही थी। क्या हुआ? ये दरवाज़ा किसने बंद किया था? मिथिलेश, मिथिलेश, मिथिलेश। घर की डुप्लीकेट चाबी है ना तुम्हारे पास? हाँ सर, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी ना, दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। घर में इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह में मेरी आंख खुली तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने अपनी बहू को फ़ोन किया लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर मैंने मिथिलेश को फ़ोन किया, उसका भी मोबाइल बंद था। फिर मैंने ऑफिस के लैंडलाइन पे पापा बोल जो बोले बेबी, देखो पापा आ गए ना, अभी ठीक हो जाएगा, रोते नहीं हाँ? चल कम गुड कर। आपके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और आप कहाँ थे रात भर? आपका मोबाइल भी बंद था? मेरे शो की शूट चल रही थी, वो जनता जानती है, मैं चैनल में था। रात भर शूट चल रही? देखिए सब हाय मिथिलेश, मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन एज यू नो हम पुलिस वालों को हमारा काम करना पड़ता है। जी हाँ सर, आपके ऑफिसर वही काम कर रहे थे। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, जी हाँ सर, मेरी शूटिंग रात भर चल रही थी। मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ या कोई 10 से 6 तक काम करने वाला आदमी नहीं। आई एम फ्रॉम मीडिया, दैट टू न्यूज। हम 24/7 काम करते हैं। मेरी पत्नी भी मेरे ही मीडिया हाउस में काम करती थी, इनफैक्ट वो वहां रिपोर्टर थी। नहीं, ये हम सब जानते हैं। अशोक, प्राइमा फेसी क्या लगता है? सर लूटपाट का मामला लगता है। उन लोगों ने इनकी मम्मी जी के कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद किया था। इसका मतलब वो लोग जानते थे कि गहने, जेवर, पैसा और बाकी चीजें दीपिका के कमरे में ही। कोई फोर्स एंट्री भी नहीं है, तो किसी जानने वाले का हाथ भी हो सकता है। अच्छा, कौन हो सकता है? वो तो आप ही सोच के बताइए, आपको किस पे शक है? हाउ वुड आई नो? ये तो आपकी स्टेटमेंट है। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, मेरे साथ काम करने वाला हर आदमी भरोसे के लायक है। विमला जी, आपने कोई आहट तक नहीं सुनी? जी नहीं सर। देखिए, आप में से किसी को भी मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो तो मेरा नंबर ले लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी पर भी उंगली उठाने से पहले बी वेरी श्योर। सर, इफ आई मे प्लीज। यस श्योर, यू मस्ट। पर एक मिनट जी, आपके कमरे में जो भी सामान मिसिंग है, गहने या कैश, उसकी डिटेल लिस्ट बना के हमें दे जाइए। श्योर। देखो शुभ, ये केस बहुत ही सेंसिटिव है और इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए इससे कोई भी बात करने से पहले हमें पहले अच्छे से होमवर्क करना होगा। तुम ये फॉर्मेलिटीज पूरी करके ऑफिस पहुंचो, हम वहीं बैठ के बात करते हैं। सर, कृतिका, लाश का पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। और आसपास के सारे सीसीटीवी चेक करो, शायद किसी के फुटेज में वो चोर आते या जाते हुए कैप्चर हुए। और पड़ोसियों से पूछताछ करो रात में अगर किसी ने कुछ देखा हो तो। सर, ये मिसिंग चीजों की लिस्ट। डीआईजी साहब चलेंगे क्या? जी हाँ। नोएडा, जो कि एक मीडिया हब माना जाता है, वहां के एक नामी गिरामी न्यूज चैनल सतर्क न्यूज की जर्नलिस्ट और टीवी न्यूज एंकर मिथिलेश कुमार की पत्नी दीपिका की उनके ही घर में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पहले से ही कमर कस ली थी। मामला मीडिया से रिलेटेड हस्तियों का होने के कारण पुलिस पर अलग अलग संस्थाओं से भी दबाव आ रहे थे। May I come in, sir? Come in. सर, ये मिथिलेश की केस फाइल। सर, उसने चोरी हुए सामान की लिस्ट दे दी है। सीसीटीवी में कोई आता जाता नजर आया था? नहीं सर, बंगले का सीसीटीवी सिस्टम 1 महीने से बंद पड़ा है, लेकिन एक टीम आसपास और मोहल्ले को खंगाल रही है, पर अब तक कोई सक्सेस नहीं मिली है। अपने वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट निकालो और चेक करो कि उनमें से कोई उस वक्त वहां था या नहीं।
सर, सारे ज्वेलर्स और सेकेंड हैंड माल बेचने और खरीदने वाले इनको अलर्ट कर दो। अपने खबरियों को भी काम पर लगा दो। सर। सर, ये दीपिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके शरीर पर 18 बार वार किया गया। 18? लगता है कातिल कोई चांस नहीं लेना चाहता था कि दीपिका बच जाए, लेकिन क्यों? सर, हो सकता है दीपिका ने उसका चेहरा देख लिया होगा। कृतिका, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि विमला ने ना तो कोई आहट सुनी थी और ना ही कोई आवाज सुनी थी, और उन लोगों ने विमला के रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। जब सुबह में मेरी आंख खुली तो दरवाजा बाहर से बंद था। अगर वो लोग लूट के इरादे से आए थे तो विमला को भी लूटते, उसे क्यों छोड़ा? मुझे लग रहा है कि हमें दिखाया कुछ और जा रहा है और असली फिल्म कुछ और ही है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए सर? दीपिका की सारी डिटेल्स निकालो, उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स टटोलो। दीपिका एक रिपोर्टर थी तो पता करो हाल फिलहाल में कौन से असाइनमेंट्स पर काम कर रही थी। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगियां खंगालो। घर, ऑफिस, आसपास जहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है लेकर आओ। सर। पुलिस ने मामले की संजीदगी को समझते हुए तुरंत ही एक टीम का गठन किया और तहकीकात शुरू कर दी। सर, दीपिका मर्डर केस में आसपास के लोगों से पूछताछ की। शांति का पति चरण मर्डर वाले दिन से गायब। फिर हमने शांति से पूछताछ की। ये तो हम नहीं जानते मैडम कि अभी वो कहाँ है। कभी किसी कोयले की खदान पे काम करते हैं तो कभी किसी साइट पे। कब से गया है वो यहाँ से? अभी परसों ही गए हैं। पर दीपिका दीदी से उनका क्या लेना देना हो सकता है? मैडम, हम गरीब लोग हैं, बस पेट भरने की फिराक में ही उलझे रहते हैं। चरण अक्सर काम के सिलसिले में कई दिनों तक घर से गायब रहता है, लेकिन उसने कभी दीपिका के लिए काम नहीं किया, तो उसका गायब होना महज इत्तेफाक भी हो सकता है। कृतिका, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि घर की एक डुप्लीकेट चाबी शांति के पास भी थी। इस चरण की डिटेल्स निकलो, फोन लोकेशन भी ट्रैक करो, पता करो कि वारदात की रात को ये कहाँ पे था, और शांति पर भी नजर रखो। सरिता जी, क्या दीपिका की लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी? क्या बताऊं मैं, दीपिका की सास विमला ने दीपिका पे पोते के लिए दबाव बनाया हुआ था। दीपिका टूट गई थी। ना मुझसे ढंग से बात करते हैं, ना मेरे साथ कोई संबंध रखा हुआ है। तुम ही बताओ ना माँ, कहाँ से पोता दो मम्मी जी को? खुद को कितना लकी समझती थी मैं। साथ में काम शुरू किया था, प्यार हुआ, लव मैरिज हुई थी, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। शादी के समय से ही दीपिका विमला को पसंद नहीं थी, और आजकल में तो उसने उसका जीना मुश्किल ही कर दिया था। हाँ, सुनाते थे, पोता चाहिए था हमें, और बहू से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने उसकी जान ले ली। और वैसे भी वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। पता नहीं मेरे बेटे को उस लड़की में क्या दिखा जो उसे ब्याह कर यहाँ ले आया। सर, चरण का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी लास्ट लोकेशन नोएडा थी। एक टीम बनाकर उसके गांव नाथुपुर यूपी भेज दी। दीपिका के कॉल लिस्ट में एक नंबर है, विजय का, जिससे फ्रीक्वेंटली और बहुत लंबी बातें होती थी, वक्त बेवक्त। एक और बात, एमएलए गजेंद्र सिंह का भी फोन कई बार आया दीपिका को। क्या ऐसा तो नहीं कि दीपिका का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? कह नहीं सकते सर, लेकिन दीपिका की माँ के हिसाब से दीपिका और मिथिलेश का रिश्ता सही नहीं था, और उसकी सास विमला भी उसे बच्चे के लिए काफी सुनाती रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर परिवार ने ही प्लान किया? जब तो कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, किसी को रूल आउट नहीं कर सकते। इस विजय को थाने बुलाओ। एक मिनट। हाँ सर, कांस्टेबल गीता का फोन था। वारदात की रात मिथिलेश की रिकॉर्डिंग 11 बजे ही खत्म हो गई थी। अरे नहीं डीआईजी साहब, मुझे आपकी टीम की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, बस ना उनके काम करने के तरीके से थोड़ी सी शिकायत है। ओके सर। यस। ओह प्लीज कम, आइए। अभी आपके वो डीआईजी साहब से ही बात कर रहा था। बैठे बैठे। सो टेल मी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? अब तक की इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई है कि दीपिका के रिलेशन आपसे और आपकी माता जी दोनों से ठीक नहीं थे। सो व्हाट? सर देखिए, मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आप इस दुख की घड़ी में एक इनोसेंट फैमिली को बुरी तरह से हैरेस कर रहे हैं। हम किसी को हैरेस नहीं कर रहे, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। ये बताइए, उस रात को आपकी रिकॉर्डिंग तो 11 बजे खत्म हो गई थी,
तो फिर रात भर ऑफिस में क्या कर रहे थे? सर मैंने आपको पहले भी बताया, हम मीडिया वाले हैं, 24/7 काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, थक जाते हैं बहुत ज्यादा काम करके तो यही मेकअप रूम में आराम कर लेते हैं। उस रात मैं भी यही मेकअप रूम में आराम कर रहा था। घर तो पास में ही है ना? यस सर। तो फिर रात भर ऑफिस में रुकने की कोई खास वजह? अब मैं किसी लड़की को लेकर घर तो जाऊंगा नहीं। हाँ, वो मेरे साथ ही थे। और इस बात का क्या मतलब निकालूं मैं कि तुम्हारा और मिथिलेश का अफेयर चल रहा है? नहीं सर, हमारा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। एक्चुअली उन्होंने मुझे यहाँ रेकमेंड किया था और देखते देखते हम दोनों की बहुत अच्छी बनने लग गई थी। सर मैं क्या बोल रही थी, मेरा प्रोबेशनरी पीरियड ख़त्म हो गया है और HR से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। सर दीपेश सर बोल रहे थे कि अगर आप बात करेंगे ना तो जल्दी कंफर्मेशन आ जाएगी। वो तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें परमानेंट करके मुझे क्या मिलेगा? सर आप जो भी चाहो। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। थैंक यू सर। सर ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसलिए जब भी वो तनाव में होते थे तो बस मैं उनका दर्द बांट लिया करती थी। बस इतना ही रिश्ता है हमारा। मैं कैसे मान लूं? मानना पड़ेगा सर, डॉली और मेरे बीच संबंध है और मानता हूं आप लोगों को शक करने की पगार मिलती है, लेकिन अब किस बात का डाउट हो रहा है आप? हाल फिलहाल में दीपिका के नंबर पर MLA गजेंद्र सिंह के नंबर से बहुत सारे कॉल्स आए थे। कोई आइडिया क्यों? अरे उसने स्टिंग ऑपरेशन किया था उन पे, काफी धमकी भरे कॉल्स आते थे उसको वहां से। तुम्हें जो करना है कर लो। शायद आप जानती नहीं है हम कौन है। मुझे पता है तुम कौन हो और अब सारी दुनिया को पता लगेगा कि असल में तुम हो कौन। जब मैं तुम्हारा स्कूल से लड़कियां सप्लाई करने का स्कैंडल बाहर लाऊंगी। कौन से स्कैंडल का स्टिंग किया दीपिका ने? लड़कियां सप्लाई करने के स्कैंडल का। पर ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिक में तो आई नहीं। यही तो हमारे देश की विडंबना है मैम। हम लोग जी जान लगा देते हैं सच को बाहर निकालने के लिए और कुछ लोग उसी सच को छुपाने के लिए। हम कुछ नहीं जानते महोदय। अब आप हमारे ही आदमियों को टारगेट करोगे तो कैसे चलेगा? वैसे आप फिक्र मत करो, हमने मिठाई बढ़वा दी है, अब तो कड़वाहट दूर कर दो। भाई हमारा नाम सुर्खियों में आना चाहिए, लेकिन तारीफ के लिए। और हाँ, अपनी उस सरफरी लड़की को भी समझा देना। उस स्टिंग ऑपरेशन का फुटेज किसके पास है? अब देखिए, दीपिका और उनकी क्या डीलिंग हुई है मैं नहीं जानता, लेकिन वो फुटेज इस चैनल तक नहीं पहुंची। दैट्स ऑल आई नो। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, आई हैव अ मीटिंग इन दिल्ली, सो आई बेटर रश। थैंक्स। और हाँ, चाय कॉफी जरूर पी कर जाइएगा। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। अरे हम क्यों मरवाएंगे सर, हमें राजनीति करनी और ऐसे काम करके हम खुद पे कीचड़ उछलवाएंगे, बताइए। और ये मीडिया वालों को नहीं जानते, ये तो बेमतलब किसी को भी किसी भी मामले में घसीट लेते हैं। गजेंद्र सिंह जी, दीपिका का मर्डर हुआ है, वही दीपिका जो आपका स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी। हो सकता है कि आपकी सफेद पोशाक पर कीचड़ ना उछले, इसलिए आपने उसे मरवा दिया। अरे ये क्या कहे जा रहे हैं आप? कौन सा मर्डर, कौन सा स्टिंग? आपको जरूर कोई गुमराह कर रहा है। सर, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश हर मुजरिम करता है। वो लोग सिर्फ एक चीज भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं जरूर चूकते हैं। थैंक यू। अगर वाकई में कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ है तो इस MLA ने दीपिका को खरीदने की कोशिश जरूर की होगी। हमें दीपिका के बैंक अकाउंट चेक करने चाहिए। सब दीपिका सच को बेनकाब करने में लगी हुई थी। वो समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। उसने पहले भी ये जिम्मेदारियां निभाई थी। क्या दीपिका इसी का कोई खामियाजा भुगत रही थी, या फिर इस निर्मम हत्या के पीछे का राज कुछ और ही था? गजेंद्र सिंह जैसे मोटे खाल का आदमी ये कभी नहीं कबूल करेगा कि उसने कुछ किया है। जी सर, हम लोग मिथिलेश पर भी नजर रखे हुए हैं। बड़ा अजीब केस है, ना पत्नी की मौत का गम है, ना उसकी कमी खल रही है। मिथिलेश की माँ और दीपिका के बीच में भी बेटा पैदा करने को लेकर अनबन होती रहती थी। कुल मिलाकर दीपिका की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी और बाहर से भी खतरा था। नो, ये गेस वर्क से काम नहीं चलेगा। हमें हाथ में ठोस सबूत चाहिए। अगर तुम्हें शक है तो मिथिलेश के ऑफिस की CCTV फुटेज चेक करो। सर, और विजय, मोबाइल रिचार्ज आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं ना? मतलब सर? दीपिका से तुम्हारी वक्त बेवक्त बात होती थी, जान सकता हूँ क्या वजह थी? सिर्फ काम के सिलसिले में हमारी बात होती थी। एक बार एसिड अटैक विक्टिम के स्टोरी के कवरेज के दौरान हमारी दीपिका जी से मुलाकात हुई। उस वक्त उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की थी। तब से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, पर हमारा कोई अफेयर नहीं था सर। पर हाँ,
दीपिका जी का मैरिड लाइफ सही नहीं चल रहा था। मिथिलेश आजकल मेरे साथ बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है विजय। उसे ना घर आने की जल्दी होती है ना कोई ज़रूरत, और अगर आ भी जाता है तो दो बातें भी नहीं करता है मेरे साथ ढंग से। ऑफिस में हम दोनों साथ रहते हैं लेकिन वो मेरे लिए समय नहीं निकलता है विजय। मेरे फोन कॉल्स भी नहीं उठाता है। ऊपर से मेरी सास वो दूसरे बच्चे की रट लगा कर रखे हुए हैं। वो जिया के लिए भी वक्त नहीं निकालता है विजय। मुझे लगता है ना उस पर सक्सेस का नशा चढ़ गया है। मैं क्या करूं विजय? दीपिका जी सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। एमएलए गजेंद्र सिंह के खिलाफ किसी स्टिंग ऑपरेशन के बारे में कोई बात की थी दीपिका ने कभी? नहीं सर, पर हाँ हाल फिलहाल में एक 12 साल के बच्चे को न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उसके बलात्कार की खबर हमें गांव के एक रिपोर्टर से मिली थी। देखो माला, तुम ऐसे चुप रहोगी तो कैसे काम चलेगा? माला, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सब सच बता सकती हो। बताओ माला। दीदी, गुड्डू भैया ने मेरे साथ जबरदस्ती की, पर मेरी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं। इतना बड़ा हादसा हो गया आपकी नाबालिग पोती के साथ और आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। एक बार कंप्लेंट लिखा दो, फिर मैं भी देखती हूँ गुड्डू को सजा कैसे नहीं होती। मैडम जी, आप गुड्डू के बारे में जानती हैं ना, उसके ऊपर विधायक जी का हाथ है। आपका क्या? आप तो लोग आगे चली जाओगी। उसके बाद उसके बाद हमको इसी गांव में रहना, इसी बिरादरी के साथ। हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, हमें माफ कर दो बस। मेरी बात तो आप जाइए यहाँ से। सर, दीपिका जी ने समझाने की बहुत कोशिश की थी ताकि वो कंप्लेन करें और हम उनकी हेल्प कर सके, उन्हें न्याय दिला सके, पर वो नहीं माने। तू फिर वापस आ गई? हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, बताता हूँ। आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, दोबारा इस गांव में दिखाई दी ना तो जान से जाएगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मुझे बस एक बार माला से मिलना है, बस। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो तुम भी इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बच जाओगे। धमकी दे रही है मुझे? हाँ, जाती है, काट दो तुझे मैं। बाबूजी आप अंदर जाइए। मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, हम बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? बाबूजी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुड्डू ने ही बचने के लिए दीपिका को मार दिया हो? या फिर समाज और बिरादरी के डर से जगताब ने ही कोई खेल खेला? अब इस बात का खुलासा तो माला ही कर सकती है। माला से पूछताछ करो और विजय पर भी नजर रखो। सब सब पूरी टीम ने दिन रात एक करके ये फुटेज निकाली है। ये नकाबपोश लोग इस गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गए। गाड़ी का नंबर निकालो और मालिक का पता लगाओ। चरण का कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन उसकी पत्नी पर नजर रखे हुए हैं और थानों को भी अलर्ट कर दिया है। हाँ बोल। ओके सर, मिथिलेश के ऑफिस में एक लड़की है जानवी। इन दिनों मिथिलेश उस पर बड़ा मेहरबान है, जबकि कुछ दिन पहले उसकी बेइज्जती की थी। वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट जानवी शर्मा आपके सामने हूँ मेरे अपने शो न्यूज ऑन द रन विद जानवी। जिस शो का कॉन्सेप्ट नोट तुम्हारे चेहरे पर फेंका गया था, अब वही शो तुम होस्ट कर रही हो। न्यूज ऑन द रन विद जानवी, ये यूनिक कॉन्सेप्ट लोग जरूर देखना पसंद करेंगे। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा सर? यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। इट्स अ आइडिया। स्टैटिस्टिक्स देखी है तुमने? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा और ऊपर बैठे लोग खुशी खुशी तुम्हें ये शो होस्ट करने देंगे? You're dreaming. Get a life. सर, मुझे किसी भी कीमत पे प्रमोशन चाहिए था। मेरा खुद का शो होस्ट करने का ऑनर चाहिए था, लेकिन वो मिथिलेश कुछ कर ही नहीं रहा था। बस इसी वजह से हम दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। और जब इस रिलेशन और झगड़ों के बारे में दीपिका को पता चला तो उसे मार दिया या फिर मरवा दिया, राइट? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद इसके बारे में दीपिका को बताया था। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपके हस्बैंड आपके साथ लॉयल नहीं है। मैं जानती हूँ, और इतना भी जानती हूँ कि जब तक तुम जैसी लड़कियाँ
कामयाबी के लिए समझौता करने के लिए रेडी है ना, तब तक कोई भी हस्बैंड लॉयल हो ही नहीं सकता। वैसे भी दिन भर वो जहां पर भी रहे, रात को तो आएगा मेरे पास ही। इतनी लॉयल्टी काफी है मेरे लिए जानवी, तुम जा सकती हो। और उसके बाद मैंने चैनल छोड़ दिया, लेकिन उस मिथिलेश ने अपने कनेक्शन की वजह से मुझे कहीं काम ही मिलने नहीं दिया। थक कर मुझे उसके पास वापस आना पड़ा। दुनिया बहुत छोटी है जान, और गोल भी। अब देखो ना, तुम पूरी दुनिया घूम कर आ गए लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। वैसे मेरे पास बहुत काम है, तो शुरू करें काम। तुम्हारा चैनल छोड़कर जाना और फिर दीपिका की मौत के बाद वापस आ जाना। कहानी में यही एक ट्विस्ट है। काम तुम्हारा मिथिलेश के ऑफिस में था, लेकिन नजर उसके घर पर। वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोने, I mean, कुछ भी करने का तुम्हारा फंडा तो क्लियर है? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो हम तय करेंगे, जब तक हम ना कहें शहर छोड़ के मत जाना। सर विजय को एमएलए गजेंद्र सिंह के पीए के साथ देखा गया। विजय तू न्यूज में क्या कर रहा है? तुझे तो फिक्शन राइटर होना चाहिए। इतनी लंबी लंबी कहानियां सुनाई तूने, लेकिन सबसे जरूरी कहानी सुनाना भूल गया। तो वो भी सुना दे। एमएलए गजेंद्र सिंह से क्या रिश्ता है? वो गजेंद्र सिंह ने कुछ पैसे दिए थे पहुंचाने के लिए। कैसे पैसे? वो दीपिका जी से सबूत निकलवाने के पैसे। और तूने अपनी दोस्त को, जो तुझ पर इतना भरोसा करती थी, धोखा दे दिया। क्या करे सर, तरक्की के लिए करना पड़ता है। शाबाश। किसको पहुंचाए थे पैसे? देखिए सर, ये बात छिपी नहीं है। हर एक चैनल को किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से फंडिंग मिलती रही है। हमें भी गजेंद्र सिंह से फंडिंग मिलती है, तो हम उनका स्टिंग ऑपरेशन करवाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? सर, ये इन दोनों की मिली भगत है। हो सकता है पैसा देने के बाद भी गजेंद्र सिंह ने दीपिका से बदला लिया। पॉसिबल है, बस वो चोरों की टोली एक बार हमारे हाथ लग जाए। सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? और ये मिथिलेश को कैसे जानती हो? आप कौन है? पुलिस। अपना आईडी दिखाओ। देखो कोमल, डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारा बयान हमारे केस के लिए बहुत जरूरी है। मिथिलेश की वाइफ दीपिका का मर्डर हो गया है, इसलिए बिना डर बिना झिझक जो कुछ भी मैंने पूछा है बताओ। सर, वो मिथिलेश सर जब भी मुझसे मिलने आते मेरे लिए कीमती गिफ्ट्स लाते थे। मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन एक बार दीपिका मैम ने मुझे और मिथिलेश सर को साथ देख लिया था। तुम्हारा मिथिलेश के साथ क्या रिश्ता है? आप कौन है? मैं मिथिलेश की वाइफ हूँ। जो तुम कर रही हो ना वो बहुत गलत है, और वो महज तुम जैसी लड़कियों को यूज करता है। What nonsense यार! तो क्या अब मैं किसी भी लड़की को हाथ लगाने से पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखूंगा? सर, आपको केस करना है तो कीजिए ना, जाइए कोर्ट में।
एक बहुत बड़ी लीगल टीम पाल रखी है मैंने, वो देख लेंगे क्या करना है। एक बात बता दूं सर, आप ना बस यहीं घूम रहे हैं इधर इधर मेरे आसपास, और अपना और उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर इतनी मेहनत आपने असली कातिल को ढूंढने में की होती ना, तो शायद आज वो बिहाइंड बाज होता और शायद आपकी वर्दी बच जाती। क्योंकि आपका ये केस तो चलता रहेगा सर, लेकिन मैं बहुत जल्द आप पर मानहानि का केस ठोक कर रहूंगा। सर, कांस्टेबल हरीश से पता चला है कि गांव में कई दिनों से किसी ने भी माला को नहीं देखा है। इस जगदाप और गुड्डू दोनों को उठवाओ। सर। क्या? सुन, पुलिस को भनक लग गई, वो कभी भी आ सकती है। एक काम करते हैं, कुछ दिनों के गुजरात चले चलते हैं। जो डर था वही हुआ, पुलिस आ गई है। पुलिस आए तो ये मत बताना कि मैं इस घर में हूं। माला कहाँ है? ओ, जगताप कहाँ है? एक उधर जाओ। अरे मैंने किया क्या? कि मैंने किया क्या? मुझे बताइए तो सही। माला कहाँ है? बता कहाँ है माला? क्या किया तूने उसके साथ? तूने उसे मार दिया या गुड्डू को बेच दिया? बोल। क्यों मारूंगा मैं माला को? मैं तो माला को खुद ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि माला मेरे कमाई का जरिया थी। मतलब ये कि गुड्डू हमें हर महीने 25,000 रुपए देता था अपना मुंह बंद रखने के लिए, ताकि ये मामला हम पुलिस स्टेशन तक न ले जाएं। गुड्डू कहाँ है? मुझे क्या पता गुड्डू कहाँ है? तोड़ो इसे। बताता हूँ। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने माला का रेप नहीं किया साहब, और ना ही मैं किसी दीपिका को जानता हूँ। सब लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। जगताप को किस बात के पैसे दे रहा था? हाँ? और माला ने तेरा नाम क्यों लिया? सच सच बोल, नहीं तो ज़बान हलक में से निकाल दूंगा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। माला का रेप मैं नहीं किया था साहब। माला कहाँ है ये जगताप भी जानता है, मैं कुछ नहीं जानता सर। गुड्डू ने सब सच बोल दिया है। क्या किया तूने माला के साथ? कहाँ है माला? कहाँ जा रही है तू आधी रात को? हाँ? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, कंप्लेन लिखवा रहे हैं। दीपिका दीदी ने सही कहा था, गुड्डू भैया को सजा मिलनी चाहिए। पागल हो गई है तू? कंप्लेन लिखाएगी? पुलिस स्टेशन जा रही है? चल चल घर चल। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा घर चल। मेरा हाथ छोड़ो। जिद न कर, जिद न कर, तू घर चल। तू घर चल। माला, माला, माला मर चुकी है, लेकिन उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अब तक पुलिस के हाथ दीपिका के मर्डर को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं लगा था, और ऊपर से ये प्रेशर भी था कि कोई भी ऐसी हरकत ना हो जिससे डिपार्टमेंट पर उंगली उठे। पुलिस टीम बहुत मुश्किल में थी। केस को सुलझाने का प्रेशर और केस से जुड़े मामलों को सुलझाए रखने का प्रेशर, और अपनी छुट्टियों को रद्द करके दिन रात एक करने वाले एक सिपाही ने एक बड़े कारनामे को अंजाम दिया। मैडम, जिस आदमी की फोटो सर्कुलेट हुई थी उसका पता चल गया है।
वो यही है, चरण दास। वेरी गुड, धर दबोचो उसे। आपके चरण हमारे थाने में पड़े, हम तो धन्य हो गए। मैं कुछ नहीं जानता सर, मैं तो सिर्फ चोरी के इरादे से घर में घुसा था और चोरी करके बाहर निकल गया। वो मर्डर वर्डर मैंने नहीं किया सर। 2 लोग और थे ना तेरे साथ, नाम बताओ उनके। बता दे, नहीं तो ये चरण चलने के लायक नहीं रहेंगे। लाखा और सनी साहब। कहाँ मिलेंगे? फरीदाबाद। साहब मत मारो साहब, हम बताते साहब, हम तो चोरी के इरादे से वहां गए थे साहब। चरण ने तो हमें ये भी नहीं बताया था हम किसके घर जा रहे हैं। तो फिर दीपिका को किसने मारा? साहब जब हम सामान लेके वापस जा रहे थे, चरण दोबारा अंदर गया था। तुम लोग निकलो, मैं आता हूँ बाद में। जाओ, चल निकल। साहब बाद में पता चला मैडम जी की हत्या हो गई है। साहब हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया उस चरण ने किया होगा। साहब हम तो उसके आने से पहले सामान लेके वापस चले गए थे साहब। साहब हमें माफ कर दो, हमने कुछ भी नहीं किया साहब। चलिए चलिए। कृतिका, हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दो कि एक बेड खाली कर दे, एक पेशेंट और आने वाला है। साहब मैं मानता हूँ, मैंने मारा था दीपिका को साहब, मैंने मारा था दीपिका को, मैंने मारा था। क्यों मारा? हाँ साहब वो चोरी का माल लेके हम लोग घर से जब निकल रहे थे, तब मुझे शक हुआ कि मैडम ने शायद हमें देख लिया है और वो सोने का नाटक कर रही हो। तो साहब मैं फिर से गया चेक करने, तो मैडम उठी हुई थी साहब, तो फिर मारना पड़ा साहब। साहब मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ साहब, मैंने मारा दीपिका को साहब। तूने मारा? हाँ साहब। ठीक है, मान लो। कितने वार किए थे बॉडी पे? वो 4। ये दीपिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके शरीर पर 18 बार वार किए गए। मिथिलेश सर, भाई मानना पड़ेगा आपकी हिम्मत को। न्यूज के जैसे अपने जुर्मों की किताब खुद पढ़ेंगे या फिर हमारी हेल्प की जरूरत है? What do you mean? मतलब हमारी हेल्प। ठीक है, तो आपके कारनामों की लिस्ट हम ही बताते हैं। कोमल, याद है उसने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आपकी याददाश्त के लिए बता दूं कि उसके साथ सोते समय आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट चेक नहीं किया था। चेक कर लेना चाहिए था। एक अंडर एज नाबालिग लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के जुर्म में कम से कम 7 साल के लिए अंदर तो जाएंगे आप। और अब सबसे ज़रूरी बात, 25 नवंबर की रात को 2 से 3 बजे के बीच, यानी 1 घंटा, अपना मोबाइल और अपनी गाड़ी ऑफिस में छोड़कर पीछे के रास्ते से पैदल कहाँ गए थे? मैं बता देता हूँ, अपने घर गए थे। 25 मिनट जाने के, 25 मिनट आने के, और बचे हुए 10 मिनट किसी की भी हत्या करने के लिए काफ़ी है। हमारी एक टीम पैदल चलकर तुम्हारे ऑफिस से तुम्हारे घर गई और वहाँ से वापस तुम्हारे ऑफिस आई 50 मिनट में। कैसा लगा हमारा होमवर्क? अरे क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? बकवास नहीं, सबूत गवाह सब है हमारे पास। और तीसरी और सबसे अहम बात, चोरी के सामान की लिस्ट मंगाने पर लिस्ट 10 मिनट के अंदर हमारे पास आ गई। मिसिंग चीजों की लिस्ट। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना कहीं बैठे, बिना कहीं लिखे तूने लिस्ट बना दी? मतलब लिस्ट तेरे पास पहले से थी, है ना? घर का सीसीटीवी 1 महीने से बंद था और ऑफिस का सीसीटीवी सर्वर 6 बजे से। ये बता रहे हैं कि शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक, यानी लगभग 15 घंटे के लिए ऑफिस का सीसीटीवी चल ही नहीं रहा था। प्लानिंग तो अच्छी थी, लेकिन तेरा ये जो मशहूर चेहरा है ना, इसी ने तुझे फंसा दिया। अरे मैडम, इनको कौन नहीं जानता है? ये तो मिथिलेश साहब हैं। ये साहब उस रात को 2 बजे के आसपास यहीं से गए थे और 3 सवा 3 बजे के आसपास वापस भी आ गए थे। लेकिन उस दिन अपनी कार से नहीं गए थे, पैदल ही गए थे। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? उसने आपको कबूलनामा दिया ना, वो कौन है? वो चरण दास दिया है, लेकिन उसका तेरे लिए इतना वफादार होना ही तेरी बर्बादी का कारण बनेगा। कितने वार किए थे बॉडी में? 4। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दीपिका की बॉडी पर 18 वार किए गए थे। 18। छी, घृणा आती है मुझे मिथिलेश। एक माइनर लड़की के साथ
क्या तुम नहीं चाहते कि तुम इस सबसे फ्री हो जाओ और तुम्हारी जैसी और भी लड़कियां उसके चंगुल में ना फंसे? बस तुम जब भी नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलो ना, तो इस पेन कैमरा में सब रिकॉर्ड कर लेना। कल सुबह मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लूंगी। स्टिंग ऑपरेशन तो तुमने दबा दिया था मिथिलेश, लेकिन ये न्यूज़ नहीं दबा पाओगे, क्योंकि ये न्यूज़ तुम्हारे नहीं किसी और के चैनल में चलेगी। पागल हो गई हो क्या? जानती भी हो क्या बकवास कर रही हो? अब बस बहुत हो गया मिथिलेश। मिथिलेश कुमार नाम का बोझ अब और नहीं सह सकती मैं। तुम्हारा नाम तुम्हें मुबारक हो। गुड लक। दीपिका, दीपिका! और फिर मैंने हमारी मेड शांति के हस्बैंड को हायर किया, चरणदास, वो चोरी का ड्रामा करने के लिए। मैंने उससे कहा था 2-3 लोग और ले ले ताकि वो चोरों की टोली वाली फील आए। मैं ना पकड़ा जाऊं इसीलिए ऑफिस और घर के सीसीटीवी कैमरा को तो मैंने खुद ऑफ किया था। और सब प्लान के मुताबिक हुआ या नहीं ये देखने जब मैं अपने घर आया तब चल काम हो गया। साहब मैंने चोरी तो कर ली, लेकिन दीपिका मैडम को नहीं मार पाया। क्या? बच्ची सोई साबुन के साथ, हमारा दिल नहीं मानता। वो कल सुबह उठ के बवाल मचाएगी, उसका क्या? यही वेट करना। अगर पकड़ा गया तो जुर्म कबूल कर लेना। याद रखना, इतने पैसे दूंगा कि 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे बेटा, ठीक है ना? अगर रिलेशन पसंद नहीं था तो डाइवोर्स ले लेता। ये सब करने की क्या जरूरत? मैं मिथिलेश कुमार हूं सर, मिथिलेश कुमार। अगर डिवोर्स देता तो तगड़ी आलिमनी देनी पड़ती मुझे। मैं तो खुद चाह रहा था कि वो मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन वो गई नहीं। और अब तू जाएगा जेल की सलाखों के पीछे। दीपिका के कत्ल की साजिश उसके अपने ही पति ने रची थी। मिथिलेश ने एक पराई स्त्री और अपनी बुरी आदतों के कारण उस लड़की को अपने रास्ते से हटा दिया, जो कि ना सिर्फ उसकी एक पत्नी थी, एक मां थी, बल्कि एक होनहार पत्रकार थी जो खुद इस समाज को एक बेहतर जगह बनाना चाहती थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।